नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्राइम गाथा चैनल पर। आज के वीडियो की रोमांचक कहानियों का सिलसिला चालू करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये कहानी 2016 की है, जब मुंबई से सटे उल्लासनगर शहर में एक भयानक घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया। उल्लासनगर, जो महाराष्ट्र का एक व्यस्त उपनगर है, अपनी घनी आबादी और विविध संस्कृतियों के लिए जाना जाता है। यहाँ बंगाली, गुजराती, सिंधी और अन्य समुदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन कभी कभी इसी घनी आबादी में छिपे रहस्य सामने आकर सबको चौंका देते हैं। इसी शहर में विट्ठलवाड़ी थाना है, जो छोटे मोटे अपराधों से लेकर गंभीर मामलों तक संभालता है। उस समय थाने में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर एपीआई खैरनार ड्यूटी पर तैनात थे। वे एक अनुभवी अधिकारी थे, जिन्होंने कई सालों की सेवा में अनगिनत केस सुलझाए थे। उनकी तेज नजर और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता उन्हें थाने में सम्मान दिलाती थी। 18 नवंबर 2016 की रात करीब 1 बजे, जब शहर की सड़कें धीरे धीरे शांत हो रही थी और लोग अपने घरों में सोने की तैयारी कर रहे थे, तब एपीआई खैरनार को एक अजीबोगरीब सूचना मिली। सूचना देने वाला व्यक्ति घबराया हुआ लग रहा था। उसने बताया कि आशा पाड़ा परिसर में स्थित राजाराम कॉम्प्लेक्स के एक फ्लैट में एक लाश रखी हुई है। सूचना देने वाले का नाम शफीउल्लाह खान था और उसने दावा किया कि फ्लैट की चाबी उसके पास है। शफीउल्लाह की आवाज में डर और घबराहट साफ झलक रही थी, जैसे वो किसी बड़े रहस्य का हिस्सा बन चुका हो। एपीआई खैरनार ने बिना देर किए इस सूचना को गंभीरता से लिया। उन्होंने तुरंत थाने की डायरी में एंट्री की, थाना प्रभारी सुरेंद्र शिरसाट को सूचित किया और पुलिस कंट्रोल रूम तथा वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी। यह रात का समय था, लेकिन अपराध कभी समय नहीं देखता, इसलिए खैरनार ने कुछ सिपाहियों की टीम इकट्ठा की और राजाराम कॉम्प्लेक्स की ओर रवाना हो गए। राजाराम कॉम्प्लेक्स एक पुरानी इमारत थी, जहां ज्यादातर मजदूर वर्ग के लोग रहते थे। इमारत की सीढ़ियां संकरी और अंधेरी थी, जहां रोशनी की कमी से अक्सर लोग ठोकर खाते थे। कॉम्प्लेक्स में रहने वाले लोग ज्यादातर प्रवासी थे, जो रोजी रोटी की तलाश में दूर दराज से आए थे। शफीउल्लाह खान भी इन्हीं में से एक था। वो 35 साल का था और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के रोशनबाग गांव का मूल निवासी था। करीब 8 साल पहले बेहतर जिंदगी की उम्मीद में वो उल्लासनगर आया था। यहां वो आशा पाड़ा परिसर में राजाराम कॉम्प्लेक्स के एक छोटे से फ्लैट में रहता था। उसका फ्लैट साधारण था, एक बेडरूम, एक छोटा किचन और बाथरूम। दीवारें पुरानी और दरारों से भरी हुई थी, लेकिन शफीउल्लाह के लिए ये घर जैसा था। वो मेहनत मजदूरी करता था, कभी फैक्ट्री में काम, कभी दिहाड़ी पर। उसकी जिंदगी सादगी भरी थी, लेकिन उसमें कोई बड़ा रहस्य नहीं था, कम से कम उस दिन तक। शफीउल्लाह के फ्लैट से 2 फ्लैट छोड़कर एक और फ्लैट था, जहां राहिल खान अपनी पत्नी खुशबू उर्फ जमीला शेख के साथ रहता था। राहिल खान भी पश्चिम बंगाल से था और शफीउल्लाह का रिश्तेदार था। वास्तव में शफीउल्लाह उसे अपना मामा मानता था। खुशबू करीब 10 से 11 महीने पहले ही राहिल के साथ इस फ्लैट में आई थी। वो एक स्वतंत्र महिला थी, जो अपनी कमाई खुद करती थी। ब्यूटी पार्लर में काम करके वो अच्छा पैसा कमाती थी और कभी कभी अतिरिक्त कमाई के लिए बियर बार में भी जाती थी। इस वजह से वो राहिल पर पूरी तरह निर्भर नहीं थी। राहिल खान ज्यादातर समय पश्चिम बंगाल के अपने गांव में रहता था, जहां उसके परिवार और कारोबार थे। वो कभी कभार ही उल्लासनगर आता था, शायद महीने में 10 से 15 दिन। जब आता तो खुशबू के साथ समय बिताता, लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ तनाव था, जो बाहर से नजर नहीं आता था। 18 नवंबर की दोपहर, जब सूरज ढलने की ओर था और शहर की हलचल थोड़ी कम हो रही थी, शफीउल्लाह अपने फ्लैट की ओर जा रहा था। वो थकाहारा था, पूरे दिन की मजदूरी के बाद भूख लगी हुई थी। इमारत की सीढ़ियों पर उसकी मुलाकात राहिल खान से हो गई। राहिल उस समय बेहद घबराया हुआ लग रहा था। उसकी आंखें लाल थी,
जैसे वो रोया हो या किसी बड़े तनाव में हो। वो जल्दबाजी में था, लेकिन शफीउल्लाह को देखकर रुक गया। शफी, अगर तुम मेरे साथ नीचे चलते तो मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताता, राहिल ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में कंपी थी। शफीउल्लाह ने मना कर दिया, इस समय तो मैं कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी है। जो भी बात है बाद में कर लेंगे। ये कहकर शफी आगे बढ़ने लगा, लेकिन राहिल ने पीछे से आवाज दी, ये रही मेरे फ्लैट की चाबी, रख लो। तुम्हारी मामी मुझसे लड़ झगड़ कर कहीं चली गई है, मैं उसे खोजने जा रहा हूं। मेरी अनुपस्थिति में अगर वह आ जाए तो ये चाबी उसे दे देना, बाकी बातें मैं फोन से कर लूंगा। शफीउल्लाह ने चाबी ली और अपने फ्लैट चला गया। राहिल नीचे उतर गया और गायब हो गया। शाम ढल गई, रात हो गई, लेकिन न राहिल लौटा और न ही खुशबू आई। करीब 12 घंटे बीत चुके थे। शफीउल्लाह को चिंता हुई। उसने दोनों को फोन लगाया, लेकिन दोनों के नंबर बंद थे। वो सोच ही रहा था कि क्या करे। तभी रात के करीब 1 बजे राहिल का फोन आया। राहिल की आवाज अब और भी डरी हुई थी। अब तुम्हारी मामी कभी नहीं आएगी, क्योंकि मैंने उसे मार दिया है, राहिल ने कहा। शफीउल्लाह के होश उड़ गए। राहिल ने आगे बताया, इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे फ्लैट के बेडरूम में बेड के नीचे काले रंग का एक बैग पड़ा है। उसी में तुम्हारी मामी की लाश रखी है। तुम उसे ले जाकर कहीं फेंक दो। जल्दबाजी में मैं उसे फेंक नहीं पाया। इस समय मैं ट्रेन में हूं और गांव जा रहा हूं। शफीउल्लाह स्तब्ध रह गया। उसकी सांसें तेज हो गई, दिल की धड़कनें बढ़ गई। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसने बैग के बारे में आस पड़ोस वालों को बताया। पड़ोसी इकट्ठा हो गए, कुछ डरे हुए, कुछ उत्सुक। उन्होंने सुझाव दिया कि पुलिस को सूचित करो। शफीउल्लाह ने वैसा ही किया और विट्ठलवाड़ी थाने को फोन कर दिया। एपीआई खैरनार टीम के साथ पहुंचे। शफीउल्लाह ने उन्हें चाबी थमाई। फ्लैट का ताला खोला गया। अंदर का दृश्य सामान्य लग रहा था। फर्नीचर बिखरा नहीं था, लेकिन हवा में एक अजीब सी गंध थी। वे बेडरूम में दाखिल हुए। बेड के नीचे काला बैग मिला। बैग खोला गया और अंदर एक महिला की लाश थी। लाश की शिनाख्त आसान थी, क्योंकि शफीउल्लाह ने पहले ही सब बता दिया था। ये खुशबू थी। खैरनार ने लाश का निरीक्षण किया। शरीर पर बेल्ट से पीटने के निशान थे, लाल काले चोटें, कुछ घावों से खून अभी भी रिस रहा था। गले पर दबाने का गहरा निशान था। फॉरेंसिक टीम आई, घटनास्थल का मुआयना किया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए उल्लासनगर के सेंट्रल हॉस्पिटल भेजा गया। अब जांच शुरू हुई। शफीउल्लाह से पूछताछ में पता चला कि राहिल खान ने हत्या की और गांव भाग रहा है। वो कल्याण स्टेशन से ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस में सवार था। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रैक की। गांव पहुंचने में 10 घंटे लगते। खैरनार ने सीनियर से बात की और एपीआई शेख तथा हेड कांस्टेबल माने को प्लेन से कोलकाता भेजा। वे हावड़ा स्टेशन पर पहुंचे और राहिल को गिरफ्तार कर लिया। राहिल खान को हावड़ा रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही एपीआई शेख और हेड कांस्टेबल माने ने उसे हथकड़ी पहनाई, राहिल के चेहरे पर डर और पछतावे का मिश्रित भाव था। वो जानता था कि अब बचना मुश्किल है। पुलिस उसे मुंबई वापस लाई, जहां विट्ठलवाड़ी थाने में उससे गहन पूछताछ शुरू हुई। एपीआई खैरनार, जो इस केस को शुरू से संभाल रहे थे, ने राहिल से सवाल दर सवाल किए। राहिल ने पहले तो टालमटोल की कोशिश की, लेकिन पुलिस के दबाव और सबूतों के सामने वो टूट गया। उसने जो कहानी सुनाई वो प्यार, विश्वासघात और गुस्से की एक दर्दनाक दास्तान थी। ये कहानी न केवल खुशबू की हत्या की वजह को उजागर करती थी, बल्कि उस सामाजिक और भावनात्मक उलझन को भी सामने लाती थी, जो राहिल और खुशबू के रिश्ते में धीरे धीरे जहर बनकर फैल गई थी। राहिल खान पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के रोशनबाग गांव का रहने वाला था। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, जहां उसके माता पिता और भाई बहन साथ रहते थे। गांव में उसके पास कुछ खेती की जमीन थी।
और बाजार में एक छोटी सी कपड़ों की दुकान भी थी। ये दुकान ठीक ठाक चलती थी, जिससे उसकी आजीविका चल रही थी। कपड़े के कारोबार के सिलसिले में वो अक्सर उल्लासनगर आता था, जहां सस्ते कपड़े मिलते थे। इन यात्राओं के दौरान वो अपने भांजे शफीउल्लाह से मिलता, जो उसी शहर में रहता था। शफीउल्लाह और राहिल का रिश्ता करीबी था। शफीउल्लाह उसे मामा कहता था और दोनों में आपसी विश्वास था। लेकिन राहिल की जिंदगी में सब कुछ तब बदल गया जब उसकी मुलाकात खुशबू उर्फ जमीला शेख से हुई। खुशबू का गांव भी रोशनबाग के पास ही था। वो एक ऐसी महिला थी जिसके सपने बड़े थे, लेकिन किस्मत ने उसे एक ऐसे परिवार में ब्याह दिया जहां आर्थिक तंगी और रूढ़िवादी सोच ने उसे बांध रखा था। उसकी शादी एक गरीब परिवार में हुई थी, जहां न तो उसे अपने सपनों को पूरा करने की आजादी थी, न ही आर्थिक स्थिरता। वो खुली हवा में सांस लेना चाहती थी, घूमना फिरना चाहती थी, लेकिन ससुराल में ये सब असंभव था। धीरे धीरे उसका दम घुटने लगा। राहिल की कपड़ों की दुकान पर उसकी मुलाकात हुई और दोनों में बातचीत शुरू हुई। राहिल की आंखों में खुशबू ने अपने लिए एक चाहत देखी। राहिल को भी खुशबू की खूबसूरती और उसकी बेबाकी आकर्षक लगी। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और जल्द ही ये नजदीकी प्यार में बदल गई। प्यार की शुरुआत तो खूबसूरत थी, लेकिन गांव में ऐसी बातें लंबे समय तक छिप नहीं सकती। जब गांव वालों को उनके रिश्ते की भनक लगी तो हंगामा मच गया। खुशबू पहले से शादीशुदा थी और राहिल का ऐसा रिश्ता सामाजिक नियमों के खिलाफ था। हंगामे से बचने के लिए राहिल ने खुशबू को लेकर उल्लासनगर भागने का फैसला किया। वहां उसने एक किराए का फ्लैट लिया और दोनों साथ रहने लगे। राहिल ने खुशबू से निकाह कर लिया ताकि उनका रिश्ता सामाजिक रूप से स्वीकार्य हो सके। लेकिन उल्लासनगर की जिंदगी गांव से बहुत अलग थी। खुशबू ने आत्मनिर्भर बनने का फैसला किया। उसने एक ब्यूटी पार्लर में नौकरी शुरू की, जहां वो अच्छा पैसा कमाने लगी। इससे उसे आर्थिक आजादी मिली और उसका आत्मविश्वास बढ़ा। हालांकि खुशबू की जिंदगी में जल्द ही एक और बदलाव आया। उसने ब्यूटी पार्लर के अलावा बियर बार में भी काम शुरू कर दिया। ये काम उसे ज्यादा पैसे देता था और वो अपने खर्चे खुद उठाने में सक्षम थी। लेकिन इस फैसले ने राहिल के मन में संदेह पैदा कर दिया। वो खुशबू के रहन सहन और नए दोस्तों से असहज होने लगा। उसे लगता था कि खुशबू अब उसकी बात नहीं मानती। वो चाहता था कि खुशबू बियर बार में काम छोड़ दे, क्योंकि उसे वहां का माहौल और खुशबू की आजादी पसंद नहीं थी। लेकिन खुशबू ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वह अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती है। ये बात राहिल को चुभने लगी। उसका संदेह धीरे धीरे गुस्से में बदल गया। 18 नवंबर 2016 की सुबह जब खुशबू बियर बार की ड्यूटी खत्म करके फ्लैट पर लौटी तो राहिल वहां पहले से मौजूद था। वो गुस्से में था। उसने खुशबू से सवाल किए, वो इतनी देर से कहां थी? बियर बार में क्या करती है? किसके साथ समय बिताती है? खुशबू ने साफ जवाब देने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, गुलाम नहीं। जो चाहूंगी वही करूंगी। ये बात राहिल के लिए आग में घी डालने जैसी थी। उसका गुस्सा भड़क उठा। उसने खुशबू के साथ मारपीट शुरू कर दी। पहले उसने हाथ पैर से मारा, फिर बेल्ट उठा ली। खुशबू चीखती रही, लेकिन राहिल का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने खुशबू का गला दबा दिया और कुछ ही पलों में खुशबू की सांसें थम गई। जब राहिल का गुस्सा शांत हुआ तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। खुशबू की लाश फ्लैट में पड़ी थी और राहिल को डर था कि वह पकड़ा जाएगा। उसने लाश को ठिकाने लगाने की सोची। उसने बेडरूम में रखा खुशबू का काला बैग खाली किया और उसमें लाश को मोड़कर रख दिया। फिर बैग को बेड के नीचे खिसका दिया। उसका प्लान था कि वो गांव भाग जाए, जहां पुलिस उसे आसानी से न ढूंढ सके। लेकिन भागने से पहले वो फ्लैट का ताला लगाने गया। तभी सीढ़ियों पर शफीउल्लाह से उसकी मुलाकात हो गई।
जल्दबाजी में उसने शफीउल्लाह को चाबी थमा दी और एक बहाना बनाकर निकल गया। राहिल सीधे कल्याण रेलवे स्टेशन पहुंचा और ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस पकड़कर कोलकाता के लिए रवाना हो गया। उसे लगता था कि वो पुलिस के हत्थे से बच जाएगा, लेकिन उसकी एक गलती, शफीउल्लाह को चाबी देना, उसके लिए घातक साबित हुई। शफीउल्लाह ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने तेजी से कार्रवाई शुरू की। राहिल की मोबाइल लोकेशन ट्रैक की गई और हावड़ा स्टेशन पर उसे धर दबोचा गया। मुंबई लाए जाने के बाद राहिल ने पुलिस को सारी कहानी बताई। उसने स्वीकार किया कि उसने खुशबू की हत्या गुस्से में की थी। पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया और उसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। बाद में सुनवाई के दौरान अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर राहिल खान को उम्र कैद की सजा सुनाई। ये कहानी एक ऐसे रिश्ते की है जो प्यार से शुरू हुआ, लेकिन संदेह और गुस्से की आग में जलकर खत्म हो गया। खुशबू की आत्मनिर्भरता और राहिल का उस पर नियंत्रण रखने का जुनून इस त्रासदी का कारण बना। शफीउल्लाह, जो इस कहानी में एक अनजाने गवाह बन गया, ने अपने रिश्तेदार की गलती को उजागर करके न्याय की राह आसान की। अब आज की दूसरी कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी आगरा जनपद के एक छोटे से कस्बे बाह की है, जहां मोहल्ला चौरंगीहार में रहने वाले कस्तूरी यादव और उनके पड़ोसी प्रसादी के बीच मुंहबोले रिश्ते ने एक ऐसी त्रासदी को जन्म दिया, जिसने न केवल दो परिवारों को तोड़ा, बल्कि समाज में रिश्तों की पवित्रता पर भी सवाल उठा दिए। ये 2011 की बात है, जब एक साधारण सी जिंदगी जीने वाले लोग एक ऐसी घटना का हिस्सा बन गए जिसने पूरे कस्बे को हिलाकर रख दिया। कस्तूरी यादव एक मध्यम वर्गीय परिवार के मुखिया थे। उनकी पत्नी और 3 बेटियां थीं, अनीता, सुधा और कुसुमा। अनीता और सुधा का विवाह अच्छे घरों में हो चुका था और अब कस्तूरी की चिंता अपनी सबसे छोटी बेटी कुसुमा के लिए थी। कुसुमा सुंदर थी, 8वीं तक पढ़ी थी और घरेलू कामकाज में निपुण थी। कस्तूरी चाहते थे कि उनकी बेटी का विवाह भी एक अच्छे परिवार में हो, जहां उसे सम्मान और सुख मिले। उनके पड़ोसी प्रसादी, जो मोहल्ले में किराने की दुकान चलाते थे, उनके लिए एक विश्वसनीय सहयोगी थे। प्रसादी का परिवार भी साधारण था। उनकी पत्नी शकुंतला, 2 बेटे विकेश और अजय और एक बेटी राधा। दोनों परिवारों के बीच पड़ोसियों से ज्यादा गहरा रिश्ता था। प्रसादी की बेटी और कस्तूरी की बेटियां एक दूसरे को बहन मानती थी और विकेश कस्तूरी की बेटियों को मौसी कहता था। 2002 में जब कुसुमा की शादी की बात चली, तो प्रसादी ने एक रिश्ता सुझाया। यह रिश्ता था सर्वेश यादव का, जो आगरा से 15 किलोमीटर दूर जयपुर कस्बे में रहता था। सर्वेश एक कुशल हलवाई था, जिसका पुश्तैनी व्यवसाय कैटरिंग था। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और वो अपनी विधवा मां कृष्णा और बड़े भाई राकेश के साथ रहता था। राकेश दिल्ली में कैटरिंग का काम करता था, जबकि सर्वेश जयपुर में रहकर आगरा और मथुरा में शादी विवाह के लिए खाना बनाता था। प्रसादी ने कस्तूरी को बताया कि सर्वेश एक मेहनती और ईमानदार इंसान है और उसका परिवार भी सादगी भरा है। कस्तूरी ने अपनी छोटी साली निर्मला, जो जयपुर में रहती थी, से भी सर्वेश के बारे में पूछताछ की। निर्मला और उसके पति ने सर्वेश की तारीफ की और कहा, सर्वेश को दामाद बना लो, तुम्हारी बेटी रानी बनकर राज करेगी। कस्तूरी ने सर्वेश और उसकी मां से मुलाकात की। सर्वेश को देखकर उन्हें लगा कि ये लड़का कुसुमा के लिए उपयुक्त है। कुछ महीनों बाद धूमधाम से कुसुमा और सर्वेश का विवाह हो गया। शुरुआती दिन खुशहाल थे। कुसुमा जयपुर में सर्वेश और सास कृष्णा के साथ रहने लगी। 5 साल के भीतर ही कुसुमा 2 बेटों की मां बन गई। परिवार बढ़ा और इसके साथ ही खर्चे भी बढ़ गए। सर्वेश एक जिम्मेदार पति और पिता था। वो जानता था कि बच्चों की परवरिश और भविष्य की जरूरतों के लिए उसे और मेहनत करनी होगी। इसलिए उसने अपने काम को और गंभीरता से लिया। वो दिन रात कैटरिंग के काम में जुटा रहता, कभी आगरा में
तो कभी मथुरा में। उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी कमाई बढ़ने लगी। लेकिन इस मेहनत ने उसे परिवार से दूर करना शुरू कर दिया। कुसुमा शुरू में खुश थी कि उसका पति इतनी मेहनत कर रहा है। वो सोचती थी कि ये सब उनके बच्चों के भविष्य के लिए है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उसे एहसास हुआ कि सर्वेश का ध्यान सिर्फ पैसे कमाने पर है। वो हफ्तों हफ्तों तक घर नहीं लौटता था। जब लौटता तो इतना थका होता कि सीधे बिस्तर पर गिर जाता। कुसुमा को उसका साथ चाहिए था, न केवल भावनात्मक बल्कि शारीरिक भी। वो एक जवान औरत थी जिसके दिल में प्यार और चाहत की आग थी। लेकिन सर्वेश की अनुपस्थिति और उसकी थकान ने कुसुमा को अकेला छोड़ दिया। वो रात रात भर करवटें बदलती, अपने मन की प्यास को दबाने की कोशिश करती। सर्वेश की अनुपस्थिति ने कुसुमा को बेचैन कर दिया। वो अक्सर अपने बच्चों को लेकर मायके बाहर चली जाती। वहां उसे अपने परिवार का साथ मिलता और वो कुछ समय के लिए अपनी उदासी भूल जाती। मायके में उसका आना जाना प्रसादी के घर भी होता था। विकेश, जो अब 22 साल का हो चुका था, ने नोटिस किया कि कुसुमा जब भी आती वो अपने पति की शिकायत करती। वो शकुंतला से कहती, सर्वेश को फुर्सत ही नहीं है, महीने में 1-2 बार आते हैं और तब भी ठीक से बात नहीं करते। ऐसी ससुराल में मेरा मन कैसे लगे, इसलिए मैं बार बार मायके चली आती हूं। विकेश, जो अब हाई स्कूल पास करके पिता की दुकान पर बैठता था, कुसुमा की बातों को गौर से सुनता। वो समझ गया कि कुसुमा अपने वैवाहिक जीवन से संतुष्ट नहीं है। उसकी आंखों में एक ऐसी प्यास थी जो विकेश को आकर्षित करने लगी। विकेश जवान था और उस उम्र में ऐसी बातें उसे रोमांचित करती थी। वो कुसुमा को मौसी कहता था, लेकिन उसकी नजरों में अब वो सिर्फ एक औरत थी जिसके दिल में अधूरी चाहते थी। एक दिन जब कुसुमा प्रसादी के घर आई तो विकेश अकेला था। उसने मौका देखकर बात शुरू की। मौसी, मौसा तो अब दिल्ली में रहने लगे हैं। उनका जयपुर आना कम हो गया होगा। तुम्हें उनकी बहुत याद आती होगी ना? कुसुमा ने गहरी सांस ली और कहा, याद तो ऐसी आती है कि मैं बेचैन हो जाती हूं। विकेश ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मौसी, मेरी उम्र भले कम है, लेकिन मैंने देखा है कि पति पत्नी का रिश्ता तभी खुशहाल रहता है जब दोनों एक दूसरे को खुश रखें। कुसुमा ने हैरानी से उसकी ओर देखा। तुम छोटे हो, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। कोई फॉर्मूला है तुम्हारे पास? विकेश मुस्कुराया। मौसी, मेरे पास हर तरह के फॉर्मूले हैं, बस कोई सलाह मांगे तो मैं बता दूं। बातचीत अधूरी रह गई क्योंकि तभी कुसुमा के फोन पर सर्वेश का कॉल आ गया। उसने बताया कि वो अगली सुबह जयपुर पहुंच रहा है और कुसुमा को शाम तक घर लौटने को कहा। कुसुमा का मन उदास हो गया। उसे सर्वेश की खबर से खुशी नहीं हुई। उसका मन अब विकेश की बातों में रंग चुका था। उसने सोचा कि सर्वेश उसे वो सुख नहीं दे सकता जो विकेश की रसीली बातों ने उसे कुछ पलों में दिया। वो उदास होकर उठी और विकेश से बोली, अब मैं जाती हूं। तुम जयपुर आओ तो मेरे घर जरूर आना। विकेश ने हामी भरी और कुसुमा की आंखों में छिपी चाहत ने उसके मन में आग लगा दी। कुछ ही दिनों बाद विकेश जयपुर पहुंचा। उसने बहाना बनाया कि वो निर्मला मौसी से मिलने आया है, लेकिन उसका असली मकसद कुसुमा था। कुसुमा ने उसे देखते ही अपने मन में प्यार की बारिश का इरादा पक्का कर लिया। उसने विकेश को एक रात अपने घर रुकने के लिए कहा और विकेश ने तुरंत हाँ कर दी। जयपुर में कुसुमा के घर विकेश का आगमन एक तूफान की तरह था, जिसने न केवल कुसुमा के मन की प्यास को और भड़काया, बल्कि एक ऐसी गलती की शुरुआत की जिसका अंजाम भयावह होने वाला था। कुसुमा ने विकेश को देखते ही अपने दिल में ठान लिया था कि वो उस रात अपने अधूरे अरमानों को पूरा करेगी। उसने सास कृष्णा को विकेश का परिचय अपने रिश्ते के भांजे के रूप में दिया। कृष्णा, जो एक साधारण और पारंपरिक सोच वाली महिला थी, को शुरू में विकेश के रात रुकने पर थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन उसने सोचा कि विकेश कुसुमा से उम्र में काफी छोटा है
और वो उसे मौसी कहता है। भांजा तो बेटे के समान होता है। इस विचार ने कृष्णा के मन से संदेह को हटा दिया और उसने विकेश के रुकने पर कोई ऐतराज नहीं किया। शाम ढल चुकी थी। कुसुमा ने विकेश के लिए चारपाई बिछाई और एक साफ चादर डाली। उसने सास और विकेश के साथ बैठकर कुछ देर तक घर परिवार की बातें की। दोनों बच्चे पहले ही सो चुके थे। रात के करीब 10 बजे विकेश को नींद आने लगी। वो जम्हाई लेते हुए बोला, मौसी, अब मैं सोने जा रहा हूं। कृष्णा ने कहा, बेटा, उस कमरे में जाकर सो जाओ। बहू ने तुम्हारा बिस्तर लगा दिया है। विकेश ने कुसुमा की ओर देखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन चुपचाप उस कमरे में चला गया जिसकी ओर कृष्णा ने इशारा किया था। कुसुमा और कृष्णा कुछ देर तक बातें करती रहीं। कुसुमा का मन बेचैन था। वो बार बार सोच रही थी कि कहीं विकेश दरवाजा बंद करके सो न जाए। उसने एक बहाना बनाया, सासू जी, मैं विकेश के लिए पानी रखना भूल गई। रात को उसे प्यास लगी तो परेशान होगा। ये कहकर वो रसोई से पानी का लोटा लेकर विकेश के कमरे में गई। विकेश चारपाई पर लेटा था, आंखें बंद। कुसुमा की पदचाप सुनकर उसने आंखें खोली। कुसुमा ने धीमी आवाज में फुसफुसाया, चुपचाप लेटे रहो और दरवाजा बंद मत करना। सास के सोने के बाद मैं आऊंगी। ये कहकर उसने लोटा सिरहाने रखा और तेजी से बाहर निकल गई। कुसुमा वापस सास के पास बैठ गई, लेकिन उसका मन अब विकेश के पास था। वो सोच रही थी कि कृष्णा कब सोएगी। उसे कोफ्त हो रही थी कि आज सास को नींद क्यों नहीं आ रही। आधे घंटे बाद कृष्णा ने खुद कहा, तुम बच्चों के पास जाकर सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। कुसुमा का मन खिल उठा। वो अपने कमरे में चली गई और कृष्णा अपने कमरे में। कुसुमा करीब 1 घंटे तक अपने कमरे में करवटें बदलती रही। फिर जब उसे यकीन हो गया कि कृष्णा सो चुकी है, वो दबे पांव बाहर निकली। उसने कृष्णा के कमरे की ओर झांका, जहां से खर्राटों की आवाज आ रही थी। ये सुनकर वो तेजी से विकेश के कमरे की ओर बढ़ी। उस रात कुसुमा और विकेश ने रिश्तों की मर्यादा को तार तार कर दिया। दोनों अपनी चाहतों की आग में डूब गए, ये भूलकर कि वे मौसी और भांजे के रिश्ते में बंधे हैं। भोर होने से पहले, जब तारा डूब रहा था, कुसुमा अपने कमरे में लौट आई। वो तृप्त थी, लेकिन उसके मन में एक अपराध बोध भी था। फिर भी उस रात की स्मृति ने उसे ऐसा सुख दिया जो सर्वेश उसे कभी नहीं दे सका था। यही वह पल था जब कुसुमा और विकेश की पापपूर्ण लीला की शुरुआत हुई। इसके बाद जब भी सर्वेश दिल्ली में होता, विकेश जयपुर आ जाता। कृष्णा के सोने के बाद दोनों रात भर अपनी चाहतों को पूरा करते। शुरू में ये यदाकदा होता था, लेकिन धीरे धीरे विकेश महीने में 10 रातें जयपुर में बिताने लगा। कृष्णा को ये बात अखरने लगी। उसने कुसुमा से कहा, इतनी बार विकेश का आना ठीक नहीं, लोग क्या कहेंगे? कुसुमा भड़क गई, मेरा मायके वाला मेरे घर नहीं आ सकता? तुम्हारी सोच गंदी है। विकेश मेरा भांजा है, कोई यार नहीं। वो आएगा और कोई उसे रोक नहीं सकता। कृष्णा समझ गई कि कुसुमा नहीं मानेगी। उसने फैसला किया कि वह दोनों को रंगे हाथ पकड़ेगी। एक रात कृष्णा ने निगरानी की और कुसुमा विकेश को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। वाह रे कलयुग, मौसी और भांजे में ऐसी पाप लीला। कृष्णा ने गुस्से में कहा। कुसुमा ने माफी मांगी, लेकिन कृष्णा ने साफ कहा, मैं माफ करने वाली कौन? ये फैसला सर्वेश करेगा। सर्वेश को 1 हफ्ते बाद जयपुर आना था। कुसुमा जानती थी कि सर्वेश को पता चलेगा तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। कृष्णा भी उसकी करतूत छिपाने को तैयार नहीं थी। डर और घबराहट में कुसुमा ने विकेश से फोन पर बात की और एक खतरनाक फैसला लिया। उसने घर से गहने और नकदी इकट्ठा की और विकेश के साथ राजस्थान भाग गई। कृष्णा ने सर्वेश को फोन करके सब बताया। सर्वेश तुरंत जयपुर लौटा और कुसुमा विकेश की तलाश शुरू की, लेकिन दोनों का कहीं पता नहीं चला। 2 महीने तक कुसुमा
और विकेश राजस्थान में छिपे रहे। जब नकदी खत्म हुई और गहने बिक गए तो वे वापस लौट आए। कुसुमा ने सर्वेश से माफी मांगी। सर्वेश ने बच्चों का ख्याल करके उसे माफ कर दिया, ये सोचकर कि वो अब सुधर जाएगी। लेकिन कुसुमा का मन विकेश की बाहों से निकल नहीं पाया। उसने चुपके चुपके विकेश से मिलना शुरू कर दिया। 20 अगस्त 2011 की सुबह सर्वेश के बंद मकान से भयानक बदबू आने लगी। पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। जयपुर थाना अध्यक्ष मुनीश्वर बल के साथ पहुंचे। ताला तोड़ा गया और अंदर 2 अर्धनग्न लाशें मिली, कुसुमा और विकेश की। उनकी पहचान आसानी से हो गई और उनकी अवैध प्रेम कहानी भी पुलिस के सामने आ गई। लाशों पर कुल्हाड़ी के गहरे घाव थे। पोस्टमार्टम के लिए लाशें आगरा भेजी गई। पुलिस को शक था कि सर्वेश ने हत्या की। उसकी तलाश शुरू हुई, लेकिन वो बच्चों के साथ दिल्ली में गायब था। 1 महीने बाद सर्वेश ने आगरा की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। पूछताछ में उसने बताया कि उसने कई बार कुसुमा को समझाया, लेकिन वो विकेश को छोड़ने को तैयार नहीं थी। मोहल्ले वाले भी उसकी बीवी की रंगीनियों के किस्से सुनाते थे। 18 अगस्त की रात सर्वेश दिल्ली जाने का बहाना करके लौट आया। उसने चुपके से दीवार फांदकर घर में प्रवेश किया और कुसुमा विकेश को आपत्तिजनक हालत में देखा। गुस्से में उसने कुल्हाड़ी से दोनों की हत्या कर दी। फिर बच्चों को लेकर दिल्ली भाग गया, लेकिन अपराध बोध ने उसे चैन नहीं लेने दिया। उसने बच्चों को मां और भाई को सौंपा और आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने सर्वेश को अदालत में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। बाद में उसे हत्या के जुर्म में सजा सुनाई गई। ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने पति की अनुपस्थिति में गलत रास्ता चुना, और एक ऐसे पुरुष की जिसका गुस्सा उसकी जिंदगी का अंत बन गया। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। जय हिंद।